पोल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, तब कुछ हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस में बहुत हड़कंप जैसा मच गया था. वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी. र्यूमर अफवाह फैला था कि किंग जल्दी अपने ट्रुप्स को ऑर्डर देंगे कि सिटीजन्स पे, जो फ्रांस के सिटीजन्स हैं, उन पे फायर कर दो, उन पे गोलियाँ चलाने लगो. ऐसा क्यों र्यूमर फैला था ये हम आगे पढ़ेंगे. तो इसी वजह से 7,000 मैन एंड वुमेन एक तरफ से मिल करके अपने आप को पीपल्स मिलिशिया घोषित करते हैं. पीपल्स मिलिशिया मतलब मिलिशिया टर्म यूज़ होता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनट्रेंड मिलिट्री फॉर्म रहा है पीपल. ये ऐसी कंडीशन में जब कोई विपदा या फिर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होता है तो जो लोग अपने आप को एज अ मिलिट्री बना लेते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, उसी को हम बोलते हैं मिलिशिया. ये टर्म यूज़ हुआ है. अब इसी में से कुछ ग्रुप ऑफ लोग बैस्टाइल, जो कि एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस प्रिजन था, ये बहुत पुराना था और बहुत भव्य था, इसीलिए इसको एज अ प्रिजन यूज़ करने लगे थे. वो उसकी तरफ बढ़ने लगे. अब क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि पहली बात तो इन लोगों को आर्म्स चाहिए थे. आर्म्स इसलिए चाहिए था ऑब्वियसली, अगर इन लोगों को गवर्नमेंट से लड़ना है, उनकी ट्रुप्स लड़ना है तो आर्म चाहिए होंगे. इसीलिए वहाँ पे आर्म की तलाश में गए थे और पूरे का पूरा प्रिजन तोड़ डाले, स्टॉर्म कर दिए. और वहाँ पे जितने भी मतलब 7 लोग वहाँ पे थे वो प्रिजनर, उन सबको बाहर निकाल दिया और उसकी ईट बेच दिए, ये शो करने के लिए कि मतलब जैसे कि उन्होंने विजय पा ली उस प्रिजन पे, राजा पे. अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो जो वैसाइल था वो सब उसे बहुत हेट करते थे. हेट इसलिए करते थे क्योंकि राजा के डेस्पोटिक पावर को शो करता था, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क को ये शो करता था. अब देखो ये क्यों हो रहा था. अभी हमने जो देखा कि यहाँ पे बहुत हार्ड कंडीशन है, ऐसा हो क्यों रहा था, इसके लिए हमें जानना होगा कि फ्रेंच की सोसाइटी क्या थी. और इसके लिए हमें इसके कुछ साल पहले, मतलब कुछ दिन पहले जानना पड़ेगा. 1774 में चलते हैं. तो 1774 में फ्रांस का नया राजा बनते हैं लुई 16. ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं. बर्बन एक डायनेस्टी है जो कि रूलिंग डायनेस्टी है. इसी मतलब डायनेस्टी के लोग वहाँ के राजा बनते हैं फ्रांस के. फिर ये जब 20 साल के होते हैं तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट इनसे शादी कर लेते हैं. और जब ये राजा बनते हैं, जब ये अपने तख्त पे बैठते हैं, तो इनको पता चलता है कि क्या हुआ, यहाँ की तो कंडीशन बहुत ख़राब है. ट्रेजरी में तो कुछ रुपए भी नहीं है. जो राजा की ट्रेजरी होती है वो पूरी की पूरी खाली होती है. अब फिर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों खाली होती है वहाँ की ट्रेजरी. तो देखो इसके मेजर कुछ रीज़न हैं. सबसे पहले तो रीज़न ये है कि फ्रांस बहुत लंबे टाइम से वॉर लड़ रहा होता है ब्रिटेन से. क्यों लड़ रहा होता है? क्योंकि ऑब्वियसली फ्रांस में जैसे ब्रिटेन एक एम्पायर था उस टाइम पे, क्योंकि अपनी कॉलोनी बनाता था. जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया था ब्रिटेन ने, उसी तरह फ्रांस भी था. और वो अमेरिकन कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के हाथ में थी, उनको छुड़ाने के लिए उनसे युद्ध कर रहा था. उनको 30 ब्रिटिश कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज जिसे ब्रिटिश ने हड़पा था, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉर लड़ा था. उसमें बहुत पैसे गए थे. ऑब्वियसली वॉर में तो पैसे पानी जैसे बहते हैं. और तो वॉर जो बहुत ही बड़ा से वो था वहाँ का वर्साइल पैलेस फ्रांस का. ये एक बहुत ही विशाल पैलेस था और इसके एक्सपेंसेस के खर्चे बहुत ज़्यादा थे. आर्मी को मेंटेन करने के खर्चे बहुत ज़्यादा थे. और इन्होंने डेट, वॉर को लड़ने के लिए इन्होंने डेट लिया था जो कि 2 बिलियन तक पहुंच गया था. क्योंकि जो लेंडर जिन्होंने डेट दिया था वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे. इसके साथ साथ देखो अब क्या होता है, जो फ्रांस की जो पूरी इंस्टीट्यूशन होती है, जो रूल करने का तरीका होता है 1789 से पहले, उसको हम ओल्ड रिजाइम बोलते हैं. ये टर्म यूज़ होता है. और तो और अब जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड जैसे कॉमन पीपल था. थर्ड में फर्स्ट में होते थे, क्लर्जी में होते थे जितने भी लोग चर्च से बिलोंग करते हैं, जो पॉप होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, ये सब क्लर्जी में आते थे. नोबिलिटी में जितने भी राजा और उनके पूरे खानदान के जो मिनिस्टर्स ये सब हैं, ये नोबिलिटी में आते हैं. इन दोनों को छोड़ के जो भी सब बच्चे वो सब के सब थर्ड स्टेट में आते हैं. थर्ड स्टेट के जो कुछ अमीर सेक्शन के लोग थे, जो कि लॉयर, जैसे थर्ड स्टेट खुद ब खुद 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें पहले वाले में कुछ अमीर लोग, अमीर बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट लॉयर, ऑफिशियल पीपल, ये सब बिलोंग करते थे. उसके सेकंड पार्ट में जो पीजेंट्स, जो छोटे पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, वो बिलोंग करते थे. और सबसे लास्ट में जो सबसे गरीब सेक्शन होता सोसाइटी का वो होता था. अब देखो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की जो अमीर लोग हैं, ये तीनों मिलकर 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थे फ्रांस के. और इनके पास 90% ऑफ द टोटल लैंड था. 60% ऑफ द टोटल लैंड था. और जो बाकी बचे 90% लोग थे, उनके पास सिर्फ 40% लैंड था. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड क्लर्जी को कोई भी तरीके के टैक्स पे नहीं करने होते थे. सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स पे करने होते थे. एक टैक्स होता था तिथे, जो कि चर्च को दिया जाता था. 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था ये. अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके खेत में 10 किलो कोई भी एक क्रॉप होगा तो उसमें से 1 किलो आपका ये तिथे होगा, चर्च को जो दिया जाएगा. टैल जो होता था वो इनडायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्टली टैक्सेस जो कि स्टेट को जाता था. और इसके बाद भी कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट रूप पे, जैसे कि टोबैको वगैरह में लगाए जाते थे. तो ये पूरी कंडीशन थी फ्रांस.